हेलो मेरे नन्हे फरिश्तों, कैसे हो बेटे आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो पिछली बार हमने आपकी NCERT की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 के 5वें पाठ जहाँ चाह वहाँ राह के जो पठन और उसको समझा था, पठन के साथ साथ उसको समझा था पिछले वीडियो में, उसे आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और आप उस पाठ को अच्छे से समझ गए होगे, है ना। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रश्न अभ्यास करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलें शुरू करें इला दीदी के बारे में प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। फिर से पढ़ेंगे। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। उत्तर, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में कई तरह के प्रश्न उठते, जैसे वह खाना कैसे खाती होगी, वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह नहाती कैसे होगी, वह शौचालय का उपयोग कैसे कर पाती होगी, वह लिखती कैसे होगी, वह तो मक्खी भी नहीं उड़ा पाती होगी, वह कंघी कैसे करती होगी, उसे हर कार्य के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती होगी। फिर से पढ़ेंगे। इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। उत्तर, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में कई तरह के प्रश्न उठते, जैसे वह खाना कैसे खाती होगी, वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह नहाती कैसे होगी, वह शौचालय का उपयोग कैसे कर पाती होगी, वह लिखती कैसे होगी, वह तो मक्खी भी नहीं उड़ा पाती होगी, वह कंघी कैसे करती होगी, उसे हर कार्य के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती होगी। है ना बेटे, हम लोग कितने आदी हैं, हमें आदत है कि जिन कार्यों को हम अपने हाथों से करते हैं, किसी ऐसे बच्चे को यदि हम देखें जिसके हाथ ही नहीं चलते हैं तो हमें ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वो बच्चा बिना हाथों की मदद से कैसे ये सारे कार्य कर पाता होगा। मगर इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। प्रश्न, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। उत्तर, इस लेख ने तो मेरी आंखें खोल दी। पहले मैं अपंग व्यक्तियों को लाचार और असहाय समझती थी। मुझे लगता था कि वो अपने हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते होंगे। मुझे लगता था कि वो पढ़ाई लिखाई करने में तो बिल्कुल ही असमर्थ होंगे। मगर इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये लोग भी एक सामान्य इंसान की तरह ही सब कार्य कर सकते हैं, बल्कि कई बार तो उनसे भी बेहतर। उन्हें हमदर्दी या दया की नहीं, बल्कि हमारी ही तरह प्यार की ज़रूरत होती है। फिर से पढ़ेंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। उत्तर, इस लेख ने तो मेरी आंखें खोल दी। पहले मैं अपंग व्यक्तियों को लाचार और असहाय समझती थी। मुझे लगता था कि वो अपने हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते होंगे। मुझे लगता था कि वो पढ़ाई लिखाई करने में तो बिल्कुल ही असमर्थ होंगे। मगर इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये लोग भी एक सामान्य इंसान की तरह ही सब कार्य कर सकते हैं, बल्कि कई बार तो उनसे भी बेहतर। उन्हें हमदर्दी या दया की नहीं, बल्कि हमारी ही तरह प्यार की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। मान लीजिए इला आपकी क्लास में एडमिशन लेती है तो आप सोचिए उसे किन किन कामों में
परेशानी आएगी? उत्तर, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे अपना सामान उठाने में, लिखने में, दरवाज़ा खोलने में, स्कूल बस में चढ़ने उतरने में, पार्क में झूला झूलने आदि कामों में परेशानी आएगी। यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे अपना सामान उठाने में, लिखने में, दरवाज़ा खोलने में, स्कूल बस में चढ़ने उतरने में, पार्क में झूला झूलने आदि कामों में परेशानी आएगी। प्रश्न, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? फिर से पढ़ेंगे प्रश्न, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? अब वो बच्ची को ये सारी परेशानियाँ आएंगी, आपने बताया बेटा, तो अब कैसे आप कुछ क्या चेंज कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं विद्यालय में कि वो बच्ची को परेशानी भी ना आए और वो पढ़ भी ले? उत्तर, जी हाँ, उसे कॉपी में लिखने के लिए किसी की मदद दिलाई जा सकती है। यदि विद्यालय में यह सुविधा हो तो इला जैसे बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उनके लिए लिखने से ज़्यादा मौखिक पढ़ाई पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा यदि इसकी मदद के लिए विद्यालय में किसी महिला कर्मचारी को नियुक्त किया जाए तो इला जैसे कई बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। फिर से पढ़ेंगे, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर, जी हाँ, उसे कॉपी में लिखने के लिए किसी की मदद दिलाई जा सकती है। यदि विद्यालय में यह सुविधा हो तो इला जैसे बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। उनके लिए लिखने से ज़्यादा मौखिक पढ़ाई पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा यदि इसकी मदद के लिए विद्यालय में किसी महिला कर्मचारी को नियुक्त किया जाए तो इला जैसे कई बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो ये बेटे एक व्यक्तिगत पत्र है। आप लोगों ने व्यावसायिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, है ना। व्यक्तिगत पत्रों में हम लोग विषय नहीं लिखते हैं और इसमें प्रिय और तुम्हारी सहेली, तुम्हारा, इस तरह के हम लोग संबोधन से उसको इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक कि व्यावसायिक पत्रों का सवाल है तो वहाँ पर हमें विषय देना होता है क्योंकि उनका हमसे व्यावसायिक संबंध है। तो लंबे लंबे पत्र पढ़ने का समय नहीं होता, आपको मालूम है ना। तो एक लाइन में ऊपर हम विषय देते हैं जिसमें कि पूरे पत्र की एक तरीके से समझ आ जाती है। वो व्यावसायिक पत्र होते हैं। तो ये है हमारे व्यक्तिगत पत्र। प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो सबसे ऊपर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे। ये ऐसे ही एक पता लिख दिया मैंने, मयूर सदन, धौला कुआं, नई दिल्ली। तो आपने ये पता लिखा, शहर है नई दिल्ली, धौला कुआं उस जगह का नाम है और उसमें उस जगह में भी मयूर सदन इनके घर का नाम है। फिर दिनांक लिखेंगे आप, तारीख, दिनांक 9 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020। प्रिय इला, तुमसे मिलने से पहले मैं कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई इंसान बिना हाथों की सहायता से भी इतनी कुशलता से अपना कार्य कर सकता है। मुझे लगता था कि शायद तुम हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होती होगी, मगर तुम तो अपने सब कार्य करने के साथ साथ कशीदाकारी भी कितनी खूबसूरती से कर पाती हो। तुम तो सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करें और तुम अपनी मेहनत और लगन के बल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। तुम्हारी सहेली सुरभि। फिर से पढ़ेंगे पत्र बेटा। प्यारी इला,
इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। सबसे ऊपर आप अपना पता लिखेंगे। मयूर सदन, धौला कुआं, नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2020। प्रिय इला, तुमसे मिलने से पहले मैं कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कोई इंसान बिना हाथों की सहायता के भी इतनी कुशलता से अपना कार्य कर सकता है। मुझे लगता था कि शायद तुम हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहती होगी, मगर तुम तो अपने सब कार्य करने के साथ साथ कशीदा कार्य भी कितनी खूबसूरती से कर पाती हो। तुम तो सबके लिए प्रेरणा की स्रोत हो। ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करे और तुम अपनी मेहनत और लगन के बल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाओ। तुम्हारी सहेली सुरभि। अगला प्रश्न, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। फिर से पढ़ेंगे। आपको मालूम है ना, इला दीदी जब एडमिशन के लिए स्कूल गई थी तो वहाँ पर सब स्कूल में उनके लिए फ़िक्र कर रहे थे कि किन किन कारणों से फ़िक्र कर रहे थे वो हमने बताने हैं। और क्या वो सही तरीके से फ़िक्र कर रहे थे या उनको ऐसे फ़िक्र करने की जो है वो उनको ऐसा फ़िक्र नहीं करना चाहिए। देखते हैं। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर, स्कूल वाले इला की सुरक्षा को और उसके कार्य करने की गति को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था, मगर यदि थोड़ा सा विद्यालय की व्यवस्था में सुधार हो जाता तो इला और उसके जैसे बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर से पढ़ेंगे। स्कूल वाले इला की सुरक्षा को और उसके कार्य करने की गति को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था, मगर यदि थोड़ा सा विद्यालय की व्यवस्था में सुधार हो जाता तो इला और उसके जैसे बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। है ना, दो बातों को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। एक तो इला की सुरक्षा को लेकर कि वो बच्चे अपने हाथों का उपयोग ही नहीं कर पाती, तो कहीं गिर जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैसे अपने आप को बचा पाएगी? सीढ़ियाँ चढ़ेगी, रेलिंग पकड़नी पड़ेगी, कैसे पकड़ेगी? है ना, स्कूल बस में कैसे चढ़ेगी उतरेगी? तो इन सब बातों को लेकर वो चिंतित थे। और दूसरी चिंता तो उनको थी उसके कार्य करने की गति को लेकर, क्योंकि दीदी अपने पाँव से लिखती थी तो उनको पाँव से फिर उनकी स्पीड कम थी, गति कम थी, तो उनको लगता था सारे बच्चे तो तेज़ तेज़ लिख पाएंगे, ये बच्ची कैसे लिख पाएगी? लेकिन उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था, मगर थोड़ा सा अगर व्यवस्था में, जैसे हमने पीछे बात की, थोड़ा सा व्यवस्था में सुधार हो जाता तो इला और इला दीदी जैसे कई बच्चे जो चुपचाप अपने घर में रहते हैं, पढ़ने नहीं जा पाते हैं स्कूल में, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, तो वो वाले बच्चे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न। इला की कशीदाकारी में ख़ास बात क्या थी? खास बात थी ना दीदी की कशीदाकारी में, क्या खास बात थी? उत्तर, इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की कशीदाकारी की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर टांकों से काढ़ा था। है ना बेटे, इला दीदी की मम्मा और इला दीदी की दादी जी भी काठियावाड़ी कढ़ाई करते थे। वहाँ पे ज़्यादातर वो काठियावाड़ में रहते थे ना दीदी, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग वहाँ के ही जो हर प्रदेश का अपना एक स्टाइल होता है कढ़ाई का, कशीदाकारी का, वो वहीं की कशीदाकारी करते थे। पर इला दीदी ने क्या किया, बहुत ध्यान से, बड़ी लगन से किया, सारे कार्यों को समझा, और उन्होंने जो बाकी प्रदेश थे, जैसे लखनऊ में चिकनकारी पत्तियों को भरने के लिए, बंगाल में जो कांथा कढ़ाई है ना, और जो पशु पक्षियों की जैसे आप लोग बनाते हो, ज्यामितीय आकृतियाँ बनाते हो, गोले से उसका पेट बनाते हो, ट्रायंगल से उसके पंख बनाते हो, त्रिकोण से, है ना, ऐसे जो ज्यामितीय आकृतियाँ थी उनको उन्होंने, क्योंकि उनकी लाइंस को सही तरीके से बताना था, तो उनको जंजीर टाँकों से काढ़ा था। तो दीदी ने अलग अलग प्रदेशों की जो कढ़ाई कशीदाकारी की जो झलक थी वो अपने नमूनों में उनको दिखाया था।
तो ये लोगों को बड़ा सुंदर पसंद आया था कि उन्होंने खाली एक ही तरह की कढ़ाई नहीं की थी। फिर से पढ़ेंगे। इला की कशीदाकारी में ख़ास बात क्या थी? उत्तर, इला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की कशीदाकारी की भी झलक थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर टाँकों से काढ़ा था। ये देखो बेटी, कुछ कढ़ाई की आपकी किताब में ये नमूने दिए गए हैं। ये देखो, ये जंजीर टाँका है, सुई को कैसे लेकर आए हैं और सुई के ऊपर से धागे को घुमाते हैं तो वो जंजीर जैसा बन जाता है। ये जंजीर टाँका है। ये मछली टाँका है, थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको किनारे से लेते हैं धागे को, फिर उसको सेंटर में बीच में ले आते हैं, फिर दूसरे किनारे से सुई निकाल लेते हैं, फिर उसको बीच में ले आते हैं, फिर दूसरे किनारे से सुई निकाल लेते हैं। इस तरह क्या होता है, वो एक मछली जैसा आकार बन जाता है। ये आपका भरवां टाँका है। देखो पत्ती है, पत्ती को अंदर से भरा गया पूरा। अब ये पत्ती भरी भरी अच्छी लगती है ना, इसको देखो सेंटर में सुई निकाली और फिर उसको फिर पीछे किनारे में ले जाएंगे, फिर सेंटर में डालेंगे। इस तरह से भरवा टाँका आपकी मम्मा को सब आते हैं ये वाले। ये उल्टी बखिया टाँका है, उल्टी बखिया टाँका है, ये किनारे 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 किनारे। और ये है खुला हुआ जंजीर टाँका। ये वाला हमने जंजीर टाँका किया था ना, इसमें बीच से निकाला था तो बीच में आया था, वो बीच से सुई निकाली थी तो धागा उसके आसपास आ गया था। यहाँ पे किनारे से सुई निकाल रहे हैं तो वो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चौकोर सा खुला खुला, थोड़ा खुला खुला लग रहा है वो खुला हुआ जंजीर टाँका। ये काम कक्षा के लड़के लड़कियाँ सब करें, तो आप लोग भी इसे ज़रूर करें बेटा। सबसे ज़रूरी है अपना ये वाला भी सीखना कार्य, और दूसरा अपने बटन को लगाना। बटन यदि आपका टूट जाए तो आप उसके लिए किसी पर निर्भर ना रहो, है ना। आपको अपना बटन टाँकना आ जाए, यदि कहीं से आपका कपड़ा थोड़ा सा फट जाए तो उसे सिलना आ जाए। तो ये भी एक बेटे कला है, जैसे मूर्ति बनाना कला है, ड्राइंग करना कला है। ये भी एक बहुत खूबसूरत कला है। इसमें भी लोगों ने अपने बहुत सुंदर सुंदर व्यवसाय बनाए हुए हैं। तो ये है आपका अगला प्रश्न। ये देखो बेटे, मैंने इंटरनेट से लिए ये वाली तस्वीरें। इसमें इला सचानी दीदी ने, ये कांथा वर्क है बेटा, ये कांथा कढ़ाई है, ये वाली कांथा कढ़ाई है ना। और ये देखो, ये इला सचानी दीदी हैं, ये अपने पाँव से देखो कैसे इन्होंने पाँव से अपनी सुई धागे को पकड़ा हुआ है और कितना सुंदर नमूने बना रही हैं। देखो दीदी, है ना, सुंदर लग रहे हैं ना, रंग बिरंगे धागों से। अच्छा, ये भी इला सचानी दीदी हैं। ये देखो इन्हें कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे आकृतियाँ बनाई हैं। देखो पाँव से धागे को पकड़ के, ये इला सचानी दीदी हैं बेटे। खूब मेहनत से इन्होंने अपना मेहनत और अपनी लगन से अपने लिए नाम कमाया है, और आज हम देखो उनकी कहानी अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, सही के आगे निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। पहला, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। दूसरा, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। तीसरा, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। चौथा, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। फिर से पढ़ेंगे। सही के आगे निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, पहला, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। दूसरा, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। तीसरा, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। और चौथा, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। तो बताइए बच्चे, कौन सा सही विकल्प है? बिल्कुल सही, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। दीदी को ये पता नहीं था ना कि यदि वो चाहती, यदि वो अप्लाई करती, यदि वो निवेदन करती विद्यालय से, तो उनको एक किसी की सहायता मिल सकती थी, जो प्रश्न के उत्तर बोलती और वो लिख लेते हैं। ऐसे मिलती है सहायता बेटे, राइटर्स मिलते हैं। लेकिन दीदी को ये पता नहीं था, तो वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। समय पूरा हो गया, उनकी गति धीमी थी। मगर उसके बाद क्या वो उदास हो गई? नहीं, वो उदास नहीं हुई। उन्होंने बोला, यहाँ पे दुनिया थोड़ी ख़त्म होती है। फिर उन्होंने उनका मन, मम्मा, उनकी माता जी और उनकी दादी जी
कशीदाकारी करती थी, फिर वो उनके साथ कशीदाकारी सीखने लग गई और वो उन्होंने उसमें अपनी मेहनत और लगन से नाम कमा लिया। कभी ये थोड़ी होता है कि एक चीज़ नहीं आई, एक चीज़ में हम पीछे रह गए तो बस फिर वही है दी एंड, ऐसा नहीं होता ना। एक चीज़ नहीं आई, कोई बात नहीं, दूसरी है, दूसरी नहीं है तो तीसरी है ना बेटा। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? बताइए बेटा, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? उत्तर नहीं, इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती यदि उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ भी करने का मौका नहीं देते, है ना। अगर सब लोग काम खुद कर लेते तो उसको मन में वो उसको करने का ज़रूरत महसूस नहीं होती तो फिर वो उसको कोशिश नहीं करती और कोशिश नहीं करती तो हार जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसके आसपास के लोगों ने भी ये बहुत अच्छा कार्य किया कि उन्होंने इला को बहुत ज़्यादा अपने पे निर्भर नहीं बनाया। उन्होंने उसके सब कार्य करके नहीं दिए, जिसके कारण दीदी को वो कार्य स्वयं करने का ज़रूरत महसूस हुई और दीदी ने वो कार्य स्वयं किए। फिर से पढ़ेंगे। क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी कर पाती, ये करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ भी करने का मौका नहीं देते? उत्तर नहीं, इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती यदि उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ भी करने का मौका नहीं देते। कशीदाकारी। प्रश्न 1 क। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। उत्तर, इस पाठ में आपने देखा ना बेटे, कशीदाकारी सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनको किताब का पाठ पढ़ के एक सूची बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। तो पल्लू आया था शुरू में, है ना। पल्लू, टांके, बेल बूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान, ये सब किससे संबंधित है? सिलाई कढ़ाई से संबंधित है। फिर से पढ़ेंगे। पल्लू, टांके, बेल बूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान, ये सब शब्द जो हैं वो सिलाई कढ़ाई से संबंधित हैं। ख। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी। तो नीचे 4 शब्द हैं बेटे, फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी। इनमें से किन्हीं भी दो शब्दों से संबंधित हमें और शब्द बताने हैं। जैसे मान लीजिए हमने बुनाई लिया, तो बुनाई से संबंधित शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? ऊन से मम्मा स्वेटर बुनती हैं तो ऊन, सिलाई, फंदे, एक घर, धागा, डिज़ाइन, फंदे डालना आदि। ये सब हमारे स्वेटर बुनने से या ऊन की बुनाई से संबंधित शब्द हैं। ऊन, सिलाई, सिलाइयाँ जिनसे आप बनाते हो, फंदे, फंदे डालती हैं मम्मा सिलाई में, फिर उसको बुनती रहती हैं। एक घर, ये उसका जैसे आप गोल फुटबॉल में गोल करते हो, क्रिकेट में आप चौका छक्का मारते हो, ऐसे ही बुनाई में एक घर, ये उसकी भाषा है। धागा, डिज़ाइन, फंदे डालना आदि। पतंगबाजी से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? पतंग, खिलाड़ी, मांझा, पंख, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। फिर से पढ़ेंगे। पतंगबाजी, पतंग, खिलाड़ी, मांझा, पंख, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना आदि। तो ये 2 हमने किए हैं और बाकी 2 थे, जैसे फुटबॉल है। फुटबॉल से संबंधित क्या हो सकते हैं बच्चे? फुटबॉल,
फुटबॉल में फुटबॉल तो चाहिए, खिलाड़ी चाहिए और गोल चाहिए। गोली, जो गोल पोस्ट पे खड़ा होता है, गोली। अच्छा, और पास देना, ऐसे कुछ होते होंगे ना उसके शब्द, फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द, तो वो उससे संबंधित शब्द हैं। फिर क्या बच गया अपना? बागबानी। बागबानी, गार्डनिंग। बागबानी से संबंधित शब्द क्या हो सकते हैं? खुरपी, मिट्टी, पानी, गमला, पौधा, और उसको जो गुड़ाई करते हैं, उसकी मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करना, काटना, बोना, बीज, ये सब जो है वो बागबानी से संबंधित शब्द हो सकते हैं। तो किन्हीं दो को करना था, तो हमने बुनाई और पतंगबाजी को किया। ठीक है बेटा? तो इसके साथ ही हमारे जो प्रश्न अभ्यास इस पाठ में आए थे उनको हमने कर लिया बच्चे। आप उनको बार बार सुनना, बार बार पढ़ना और पढ़ लिख के अपने सारे सपने पूरे करना। ठीक है बेटे? गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।